हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें कि विकास यानी एवोल्यूशन यानी जीवन की उत्पत्ति एवं जीव विकास किसे कहते हैं, कैसे होता है, इस चीज़ें को हम लोग छोटा एक भाग में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से मालूम चल चुका है कि मानव का निर्माण कैसे हुआ है, कितने चरण में हुआ है, कौन कौन वैज्ञानिक क्या क्या कह रहे थे। इस हर एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखे हैं। तो ये सारा चीज़ें विकास में आता है और अध्याय 6 के अंदर है, और इससे नीट में और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है। इस सब चीज़ों से हम लोग थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ था लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई है, जिनमें बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों के विभिन्न विभिन्न मत थे। कि कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि पृथ्वी यानी जीवन का निर्माण स्वतः जननवास से हुआ है, यानी पहले कोई जीव विद्यमान था जिसकी वजह से आज जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मतभेद था कि ये जो पृथ्वी यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो दैवी शक्तियों के माध्यम से हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि इस जीवन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। ऐसे ऐसे विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों के अपना अपना मत था, जिसमें से एक प्रचलित मत था जिसका ओपेरिन का सिद्धांत था। इन्होंने जो भी बताया वो आज करेक्ट माना जाता है, और इन्हीं का जो सिद्धांत है वो पढ़ा भी जाता है, जो एक बुक में लिखे थे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उसी बुक का भी पढ़ा भी जाता है। और छोटे से भाग को क्लास 12 में भी दिया गया है। जो हम लोग 7 चरण में देखे थे कि सबसे पहला जो चरण था कि सबसे पहले चरण में किसका निर्माण हुआ, तो सबसे पहले चरण में आदि वायुमंडल का निर्माण एवं परमाणु अवस्था का निर्माण हुआ। पहले वायुमंडल का निर्माण हुआ। फिर दूसरे चरण में देखा गया कि अणुओं एवं सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, लेकिन अणुओं एवं सरल बहुत छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हुआ। फिर तीसरे चरण में देखा गया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उसके बाद से चौथे चरण में देखा गया कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। फिर पांचवें चरण में देखा जाए कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। छठवें में कोलाइड्स, कोएसरवेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण हुआ। 7वें चरण में देखा गया कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग स्वपोषण की उत्पत्ति देखें कि पहले के जो जीव थे पृथ्वी पर उतना भोजन उपलब्धियां नहीं था, तो भोजन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर किस पे डिपेंड हुए, एक दूसरे से भोजन कैसे प्राप्त किए। जैसे कि कुछ जीवों को भोजन नहीं मिल पा रहा था तो पानी में रह कर के भी सनलाइट पे निर्भर हुए, यानी प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया। उसमें से एक मतलब पूछा जाता जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। उसमें से पूछा जाता है एक शैवाल का नाम जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। ये देखिएगा फेमस एग्जाम्पल है, बार बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग जैव विकास के प्रमाण देखें, जिसमें पहला तुलनात्मक शारीरिक आकारिकी से प्रमाण देखें। फिर दूसरा पर देखा जाएगा संयोजिक कड़ियों से क्या क्या प्रमाण था। उसके बाद से अवशेषी अंगों के बारे में देखा गया था कि अवशेषी अंगों से प्रमाण क्या है। उसके बाद से भ्रौणकी से प्रमाण देखा गया था। उसके बाद पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण देखा गया था। जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण देखा गया था। अब इसके बाद जो आज की स्लाइडें है, जो टॉपिक है अनुकूली विकिरण यानी एडाप्टिव
रेडिएशन, इसके बारे में डिटेल में देखा जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डार्विन की फिंचे, HMS बीगल के भी बारे में देखा जाएगा कि जहाज जो इसके पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं। और कोशिशें कीजिएगा कि आप लोग को इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चनें करेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप लोग को भी अनुभव होगा कि ये लेक्चर पढ़ करके आप लोग को कितना समझ में आया। और जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट के एग्ज़ाम में और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में और IAS PCS सब जगह से क्वेश्चन आ चुका रहेगा, लेकिन उतना एडवांस लेवल में नहीं। फिर भी क्वेश्चन का लेवल आप लोग जब उसका आंसर दीजिएगा तो देख लीजिएगा, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अनुकूली विकिरण यानी एडाप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं। तो हम लोग अनुकूली विकिरण यानी एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में देखेंगे। तो बुक को रीड करने से पहले हम लोग इसके मेन पॉइंट को देख लिया जाए, फिर बुक को रीड किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है वो बार बार उसको भी पहले देख लिया जाए, उसके बाद से बुक को रीड किया जाएगा। तो अनुकूली विकिरण में देखा जाएगा कि, और ये देखिएगा यूपी बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीट से भी इसके बीच बीच में क्वेश्चन बताएंगे जो नीट में भी पूछा जाता है बार बार। और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि अनुकूली विकिरण यानी एडाप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं। तो किसी भी भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य क्षेत्र तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाएगा कि डार्विन के फिंचे यानी एक पक्षी है जिसका नाम है बीजभक्षी पक्षी। इसी के बारे में डार्विन ने क्या क्या बताया अनुकूली विकिरण के बारे में, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। इन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र में 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है जिन्हें गैलापागोस द्वीप समूह कहते हैं। इस द्वीप की वातावरणीय अवस्थाओं में अंतर होने के कारण यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में भी अंतर मिलता है। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान इस द्वीप का भी निरीक्षण किया, वहाँ पर विविधता का भी अध्ययन किया। डार्विन ने यहाँ मिलने वाली बीजभक्षी यानी फिंच पक्षी का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि फिंच बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलन करती हैं और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीटभक्षी तथा शाकाहारी फिंच बना देते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह पर जियोस्पिजिडी कुल के लगभग 20 फिंच प्रजातियां मिलती है। इन सभी फिंच को डार्विन की फिंच कहते हैं। इसकी एक प्रजाति दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर भी मिलती है। डार्विन के अनुसार ये फिंच दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से गैलापागोस द्वीपों पर पहुंची तथा वहां के वातावरण, खाद्य पदार्थ व वनस्पति के अनुसार इनमें परिवर्तन हुए। इस प्रकार प्रत्येक द्वीप पर नई प्रजाति बन गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति में एक जीव जात की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है। दूसरे पे बताया कि किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि एक ही जाति के जीवों में वातावरण के अनुरूप बदलाव होने से नई प्रजातियां बनती हैं। और इन्होंने बताया कि नए भूभाग में पहुंचने पर वहां के वातावरण के अनुरूप इनमें आकार की परिवर्तन होते हैं। यानी इन्होंने दक्षिण अमेरिका में जो पक्षी को देखा था वही गैलापागोस पक्षी द्वीप समूह पर भी पक्षी को देखा। दक्षिण अमेरिका में वही पक्षी शाकाहारी के माध्यम थी और जाकर के गैलापागोस द्वीप समूह पर मांसाहारी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वहाँ के सब वातावरण यानी नेचर के अकॉर्डिंग सब सारी चीज़ें अनुकूलन की व्यवस्था होता रहता है। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में आ चुका है कि डार्विन ने कौन से जहाज से अपनी यात्रा की थी। तो HMS बीगल। HMS बीगल नामक एक जहाज था, उसके माध्यम से डार्विन ने अपनी यात्रा सफल किया था। हम लोग अब बुक को रीड किया जाए कि अनुकूली विकिरण क्या है। तो फर्स्ट लाइन को देखा जाएगा कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी।
विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया डार्विन फिंच ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूपों में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। चित्र 6.5 में देखा जाएगा कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। यानी अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? तो किसी भी एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर और अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया या कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत की कि एक अन्य उदाहरण जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल शिशुदानी प्राणियों का है। अधिकांशतः मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न यानी चित्र 6.6 में देखा जाएगा कि थे एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भूभौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जा सकता है। अभिसारी विकास कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल हैं, जिसके जैसे उदाहरण यानी एग्जाम्पल को देखा जाएगा कि अपरास्तनी भेड़ियां तथा तस्मनियाई वुल्फ यानी मार्सुपियल के समान दिखते हैं। चित्र 6.6 यानी ऑस्ट्रेलिया के शिशुदानी प्राणियों के अनुकूली विचरण यानी विकिरण क्या है? तो इनमें शिशुदानी विकिरण को देखिएगा कि सबका शिशु के समय तो भ्रूण का तो एक ही जैसा ही होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो परिवर्तन आता रहता है। इसमें देखिए बाघ बिल्ली को ये तस्मनियाई भेड़िया है और ये सरकरा ग्लाइडर है और ये शिशुदानी छछूंदर है और एक कोआला है और ये बैंडिकूट है और ये बोम्बट है, एक कंगारू है और ये शिशुदानी चूहा और परिच चींटीखोर है। ये ऑस्ट्रेलिया ही है। इसमें देखिएगा सबका पोंछ, सबके पास पोंछ होगा। इस फिगर को देख लीजिएगा और इस चित्र को भी ध्यान दीजिएगा कि चित्र 6.5 फिंच पक्षियों की चोंच की विविधता जो डार्विन ने गैलापागोस द्वीप में देखी थी, जैसे समय के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होता गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग एक विज्ञान में एक आया भूवैज्ञानिक समय मापन। भूवैज्ञानिक समय मापन को देखा जाएगा कि जीवों की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। ये जो नीट में क्वेश्चन बार बार इससे पूछता रहता है कि कौन 5 महाकल्प है, और बोर्ड एग्जाम में 5 महाकल्प का भी नाम पूछ लेता है और उसके अंदर से जो क्वेश्चन बनता है वो नीट में आता है ज़्यादातर। तो उस 5 महाकल्पों के बारे में भी देखा जाएगा, वो अनुकूली विकिरण के ही अकॉर्डिंग आते हैं। तो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आद्यकल्पी या आर्कियोजोइक, और दूसरे नंबर पे आता है प्राजीवी या प्रोटीरोजोइक, तीसरे नंबर पर आता है पुराजीवी या पेलियोजोइक, और चौथे नंबर पर आता है मध्यजीवी या मीसोजोइक, और 5वें नंबर पर आता है कि नूतन जीवी या सीनोजोइक। फिर इसको फिर दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आता है उसे आद्यकल्पी या आर्कियोजोइक बोला जाता है, और सेकेंड नंबर पे आता है कि प्राजीवी या प्रोटीरोजोइक बोला जाता है जिसे,
और थर्ड नंबर पे आता है कि पूराजीवी या पेलियोजोइक बोला जाता है, और फोर्थ नंबर पे मध्यजीवी या मीसोजोइक बोला जाता है, और 5 नंबर पे आता है नूतनजीवी या सीनोजोइक। इस 5 महाकल्पों में 2 एडवांस में भी क्वेश्चन बनता है, जिससे पूछा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन किसे कहते हैं और कैम्ब्रियन में कौन कौन आता है। प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन, तो ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन में एक आद्यकल्पी या प्रजीवी जिसे आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, ये दोनों आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन में। और जो कैम्ब्रियन होता है वो ये तीनों आ जाएगा कैम्ब्रियन में, जो पूराजीवी या मध्यजीवी या नूतनजीवी जिसे पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक बोला जाता है, कैम्ब्रियन में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। तो इसमें देखा जाएगा कि क्रम संख्या करके और महाकल्प और कल्प और युग को भी, अवधि को भी, मुख्य जीवाश्म एवं जीव को भी देखा जाएगा। जैसे कौन ऐसा महाकल्प जिसमें जीवन रहित महाकल्प है, जिसमें जीवन था ही नहीं, ए जोइक बोला जाता है उसको। आर्कियोजोइक को देखा जाएगा जो 1.0 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व देखा गया। ये मुख्य जीवाश्म एवं जीव था जो प्रथम जीव का विकास तथा नील हरित शैवाल का विकास हुआ। आर्कियोजोइक में प्रथम जीव का विकास हुआ, जो प्रथम जीव का विकास हुआ हरित शैवाल था, जो 1.0 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व। और थर्ड नंबर पे प्रोटीरोजोइक होता है जो 1.5 बिलियन ईयर्स पूर्व देखा गया, जिसमें जलीय अकशेरुकी तथा हरे शैवाल एवं कवकों का विकास हुआ। पेलियोजोइक जिसे कैम्ब्रियन में आता है 1.9 बिलियन ईयर्स, इसमें एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी जो माना जाता है पेरिपेटस का विकास हुआ। और लास्ट में मीसोजोइक यानी सरीसृपों का युग जिसे जिम्नोस्पर्म का युग कहा जा सकता है। देखिएगा युग करके क्वेश्चन आ चुका है कि सरीसृप का युग किसे कहते हैं या जिम्नोस्पर्म का युग कौन सा होता है, तो मीसोजोइक होता है। ये जो 5 करोड़ वर्ष पूर्व विभिन्न डायनासोर के पूर्वजों का उद्भव यानी प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। और जुरासिक में देखा जाएगा कि 5.4 से 5.9 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के लिए विभिन्न जातियों का विकास, जिम्नोस्पर्म के घने जंगलों का विकास हुआ। और ये भी पूछा जाता है कि डायनासोर की विलुप्ति किस में हुई, तो क्रीटेशियस में हुआ था 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व। और एक लास्ट में महाकल्प आता है सीनोजोइक जिसे स्तनधारियों का युग भी बोला जाता है। और एक और एडवांस में से आवृतबीजी पौधों का युग भी बोला जाता है। टर्शियरी में देखा जाएगा जैसे पेलियोसीन में कि 8 लाख वर्ष पूर्व आदिम और स्तनधारी व घास के जंगलों का विकास हुआ। इयोसीन ओलिगोसीन में देखा जाएगा कि एक बीजपत्री पौधे का विकास। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक बीजपत्री पौधे का विकास कौन से महाकल्प में निर्माण हुआ था, तो सीनोजोइक, और युग है आपका ओलिगोसीन। उसके बाद से मायोसीन में देखा जाएगा कि मानव जैसे कपियों का विकास किसमें हुआ, मायोसीन 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व। प्लायोसीन में देखा जाएगा कि 1.32 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव का विकास हुआ। प्लिस्टोसीन में देखा जाएगा 7 लाख वर्ष पूर्व की आधुनिक मानव का विकास हुआ। समस्त असेरुकी व कशेरुकी जंतुओं का विकास हुआ। और रिसेंट यानी कंटिन्यू टिल डेट, अभी भी जो चली रहा है उसे रिसेंट में रखा गया युग, जिसमें मानव का युग और एक बीजपत्री पौधों का युग माना जाता है। ये आपका पूरा डिटेल में अनुकूली विकिरण यानी एडाप्टिव रेडिएशन खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइडों को देखा जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखा जाएगा कि जैव विकास, जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास क्या होता है। और इसमें भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और अपना अपना मुख्य विचारों को प्रकट किए हैं, जिनमें से हम लोग 3 वैज्ञानिकों को देखा जाएगा कि पहला देखा जाएगा कि लैमार्कवाद का उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत क्या है। और सेकंड नंबर पे देखा जाएगा कि डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है, नेचर सिलेक्शन किस माध्यम से करता है। और थर्ड नंबर पे देखा जाएगा कि ह्यूगो डी बेरीज की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, यानी ह्यूगो डी बेरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में देखा जाएगा कि जब एक ही जीव है तो उसका विभिन्न लक्षण कैसे हो सकते हैं। जब मानव में 10 फिंगर यानी 10 उंगलियां होता है तो किसी किसी में 11 उंगली और 12 उंगली कैसे हो जाता है, वो सब उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पर निर्भर होता है। तो इसको भी देखा जाएगा। तो हम लोग
जैव विकास के सिद्धांत में देखा जाएगा कि अरे जैव विकास क्या होता है। तो जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जो 3 सिद्धांतें हैं, यही तीनों सिद्धांत है। तो हम लोग सबसे पहले लैमार्कवाद को देखा जाएगा और इनको पूरा डिटेल में देखा जाएगा। तो हम लोग लैमार्कवाद को देखते हैं कि लैमार्कवाद क्या बोले हैं। तो लैमार्कवाद ने बोला है कि विकास का पहला सिद्धांत लैमार्क ने सन 1801 ईस्वी में दिया। सन 1809 ईस्वी में अपनेवाद की विस्तृत रूपरेखा को इन्होंने भी अपनी पुस्तक ली थी, जिसका नाम था कि फिलोसफिक जूलॉजी। तो अपनेवाद की विस्तृत रूपरेखा को इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में दी, जिसे लैमार्कवाद या लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत कहते हैं। देखिएगा, ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, डार्विनवाद का सिद्धांत क्या है, ह्यूगो ड्यूवेरिज का सिद्धांत क्या है। तो लैमार्कवाद का सिद्धांत में सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण निम्न है, जिसमें से पहले को देखा जाएगा कि लैमार्कवाद ने सिद्धांत में क्या दिया था और क्या बताया, जिसमें से आंतरिक जैवबल बताए। आंतरिक जैवबल क्या होता है? तो जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ यह है कि जीवों के पूरे शरीर या किसी अंग में आकार में बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, उसे आंतरिक जैवबल कहते हैं। फिर इन्होंने सिद्धांत में दूसरा नियम एक दिए थे कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है बॉडी पे। तो वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को जन्म देता है। जीवों के लगातार जरूरतों के अनुसार नए अंग व शरीर के किसी अंग का विकास होता है। और 3rd नंबर सिद्धांत में बताए थे कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग होना। इन्होंने ही बताया था कि जिराफ पहले के डेट में छोटे हुए करते थे, लेकिन आज के डेट में उनकी ऊंची ऊंची गर्दनें और अगली टांगें बड़ी बड़ी क्यों होते गई। तो उसके माध्यम से अंगों का उपयोग व अनुपयोग क्या है? तो अंगों का विकास व उसके कार्य करने की क्षमता उसके उपयोग व अनुपयोग पर निर्भर करता है। इन्होंने बताया कि यदि कोई अंग है उसका कार्य बार बार होता रहे, उसका उपयोग होता रहे, तो छोटा या मैक्सिमम उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार वो रहेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि किसी अंग का लगातार उपयोग करते रहने से वह अंग मजबूत तथा पूर्ण विकसित हो जाता है, लेकिन उसके अनुपयोग से इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। और 4थे नंबर पर इन्होंने बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति क्या है। तो इस प्रकार जीवों में आए परिवर्तन आनुवंशिकी द्वारा उनकी संतानों में वंशांगत हो गया। अब देखा जाएगा कि लैमार्कवाद का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में फर्स्ट उदाहरण को देखा जाएगा कि उपयोग का प्रभाव। जैसे इन्होंने बताया कि उपयोग और अनुपयोग, तो सबसे फर्स्ट पे उपयोग का प्रभाव देखा जाएगा। तो अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है, जिसके लिए उसकी अगली टांग पिछली टांग से लंबी तथा गर्दन भी लंबी होती है। लैमार्क के मतानुसार इनके पूर्वज की गर्दन तथा अगली टांगें सामान्य आकार की थी, क्योंकि उस समय वहां घने जंगल तथा घास के मैदान थे। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, घास सूखने लगी, तो उन्हें पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने अगले पैर और गर्दन को ऊपर खींचना पड़ता था। धीरे धीरे इन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप अफ्रीका के रेगिस्तान में लंबी अगली टांग व लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हुआ। इन्होंने अपने उदाहरण में दूसरा बताया कि अनुपयोग का प्रभाव क्या होता है। तो लैमार्क के अनुसार सांप झाड़ियों तथा बीलों में रहता है तथा जमीन पर रेंग कर चलता है, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में भी घुसने में बाधा उत्पन्न करते थे। इसलिए इनके पैर धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद से कोई अन्य वैज्ञानिक इनके इस नियम को देखा, उदाहरण को पढ़ा, तो इनकी आलोचना की गई, जिसमें लैमार्कवाद के सिद्धांत की अत्यधिक आलोचना की गई, जिसमें मुख्य आलोचक जो थे वो बीजमान व लोएब थे। एक दो साइंटिस्ट आए, एक बीजमान व लोएब, जो लैमार्कवाद की आलोचना किए इस उदाहरण और सिद्धांत का।
तो इन लोगों की आलोचना भी निम्न उदाहरणों से की गई। इन लोगों ने भी बताया कि बिजमान ने सफ़ेद चूहों का पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया। कई पीढ़ियों तक यह प्रयोग करने के बाद भी इनमें उत्पन्न किसी भी शिशु में कटी हुई पूंछ नहीं पाई गई। बिजमान ने कहा कि एक चूहा लिया और उसका पूंछ काट काट कर प्रजनन कराता गया, यही प्रोसेस चलता रहा, लेकिन कितनी भी पीढ़ी बीत गई उसमें ये नहीं सिद्ध हुआ कि कटी हुई शिशु उत्पन्न हो रहा है चूहा का पूंछ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण वंशांगत नहीं होते हैं। और दूसरे नंबर पर देखा गया कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के नाक व कान छिदवाए जाते हैं। कई सदियों तक यह प्रक्रिया करने के बावजूद भी उनकी संतानों में छेद का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से आलोचना किया गया और लैमार्कवाद की आलोचना खारिज कर दिया गया, सिद्धांत को खारिज किया गया। फिर सेकंड नंबर पे आए हैं एल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब इनके सिद्धांत को देखा जाएगा कि एल्फ्रेड रसेल वेलेस व चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो इनके भी नियम को देखा जाएगा और इनके भी उदाहरण को देखा जाएगा और इनके भी आलोचना किया गया है और इनके भी सिद्धांत को देखा जाएगा। तो एल्फ्रेड रसेल वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का पहले देखा जाए कि इन्होंने क्या किया था। तो एल्फ्रेड रसेल वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने समान रूप से जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला और एक कल्पना प्रस्तुत की जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के विश्व सर्वेक्षण जहाज HMS बीगल पर प्रकृत वैज्ञानिक के रूप में 5 वर्ष तक यात्रा की। यात्रा के दौरान वे अटलांटिक महासागर के कुछ द्वीपों का अध्ययन किया और फिर इसके बाद दक्षिण अमेरिका के निकट स्थित गैलापैगोस द्वीप पर गए और वहां की परिस्थिति का अध्ययन किया। वहां पर उन्होंने जियोस्पिजिडी कुल के 20 जातियां देखी। वैसे पक्षी उन्होंने अमेरिका में देखा था, लेकिन दोनों जगहों पर पाई जाने वाली पक्षियों में काफ़ी भिन्नता थी। उन्होंने बताया कि एक ही जाति भिन्न भिन्न द्वीपों के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गई। बाद में इन पक्षियों को डार्विन की फिंचे कहा गया। अब डार्विनवाद क्या होता है, अब इसको देखा जाए तो डार्विन की ही विचारधारा थी कि प्रकृति जंतु व पौधों को इस प्रकार चयन यानी चयन करती है कि वह जीव जो उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं संरक्षित हो जाते हैं और वे जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यही डार्विनवाद है कि प्राकृतिक चयनवाद यानी नेचर सिलेक्शन को समझाने के लिए अपने विचारों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। अब इनके भी विचार को देखा जाएगा कि फर्स्ट विचार इन्होंने क्या दिया, तो जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति देखा जाएगा कि जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति क्या होती है। तो सभी जीवों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे जनन द्वारा अपने संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करें, लेकिन उनसे उत्पन्न सभी जीव जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, परंतु खाने व रहने का स्थान स्थिर होता है। इनके दूसरे विचारों को देखा जाए कि सीमांत कारक यानी लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे किसी भी संख्या हो या आवास हो या रोग हो या प्राकृतिक विपदाएं कुछ भी हो, यदि एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसका नाश होना नष्ट होना तय होता है। तो सीमांत कारक को देखा जाएगा कि इन्होंने सीमांत कारक डार्विनवाद ने सीमांत कारक में क्या बताया कि प्रत्येक जाति को रोकने के लिए कुछ बाधक होते हैं जिससे उसकी संख्या सीमित हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्न है। तो उसमें से पहला है कि सीमित भोज्य सामग्री। जनसंख्या भोज्य सामग्री के कारण सीमित हो जाती है। अगर भोज्य सामग्री कम है तो वह जनसंख्या बढ़ नहीं सकती। ये तो सबको ही एक्सपीरियंस के तौर पर ही तो मालूम होगा। दूसरे पर प्रभक्षी जंतु बताए कि प्रभक्षी जंतु जनसंख्या पर अंकुश लगाते हैं। अफ्रीका के जंगलों से यदि शेर खत्म कर दिया जाए तो वहाँ जेब्रों की जनसंख्या उस समय तक इतनी बढ़ जाएगी जब तक कि सीमित भोज्य सामग्री व रोग उसके लिए बाधक न बन जाए। थर्ड नंबर पर सीमांत कारक में रोग देखा जाएगा कि रोग तीसरा सीमांत कारक है। जबकि जनसंख्या की अति हो जाती है तो कोई न कोई महामारी उस पर रोक लगा देती है। चौथे पर स्थान पे देखा जाएगा स्थान यानी स्थान के कमी के कारण भी जनसंख्या अनियमित वृद्धि रुक जाती है।
5वें नंबर पर देखा जाएगा प्राकृतिक विपदाएं, यानी जंतु के अचेत वातावरण में कोई भी बदलाव बाधक बन जाता है, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, अत्यधिक गर्मी व ठंडी आदि। तो इनके विचारों में पहला जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति और दूसरा सीमांत कारक देख लिया गया। अब तीसरे नंबर पर देखा जाएगा कि विभिन्नताएं क्या है या विभिन्नताएं, ये देखिएगा यूपी बोर्ड में पूछता है अलग से एक क्वेश्चन की विभिन्नताएं से क्या तात्पर्य या विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो डार्विनवाद ने बताया था कि यह बात सर्वविदित है कि दो जीव कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, या एक ही माता पिता की दो संतानें भी कभी एक सी नहीं होती। इसी को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं जैव विकास की मूल आवश्यकता है, क्योंकि बिना विभिन्नताओं के जैव विकास नामुमकिन है। और इनके अब चौथे विचार को देखा जाएगा कि योग्यता की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है। तो डार्विन के अनुसार जीवन के संदर्भ में वही जीव सफल होते हैं जो वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं या अधिक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है तथा यह स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्तम लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांगति हो जाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न संतानें वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलन होते हैं। इसके साथ ही वातावरण के प्रतिकूल प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण या चयन कहा, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा योग्यता की उत्तरजीविता को लैमार्क को जिराफ के द्वारा समझाया। और इनके पांचवा विचार है कि नई जात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिससे जीवों में अनेक अनुकूलन रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। जब विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती है, धीरे धीरे वे अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान देते हैं। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब डार्विनवाद की आलोचना को देखा जाएगा कि इनके भी आलोचक थे। तो इनकी आलोचना क्या क्या किया गया कि फर्स्ट नंबर पे आलोचना है कि डार्विन अंगों के प्राथमिक विकास को नहीं समझा पाते, और सेकेंड आलोचना यह है कि अवशेषी अंगों को नहीं समझा पाए और अंगों के नष्ट होने पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। अब तीसरे नंबर पे जो वैज्ञानिक बचे हैं ह्यूगो डी वेरिज का सिद्धांत। अब इनको भी देख लिया जाएगा कि ह्यूगो डी वेरिज का सिद्धांत क्या है। तो ह्यूगो डी वेरिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत इन्होंने दिया था, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में। इनके भी उत्परिवर्तन सिद्धांत को देखा जाए तो ह्यूगो डी वेरिज के अनुसार नई जातियां सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तनों से उत्पन्न होती हैं, जिसे ह्यूगो डी वेरिज ने म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा। उत्परिवर्तन व्यक्ति के जीनी ढांचों में उत्पन्न आनुवंशिक परिवर्तन होता है। इसमें दो प्रकार के दो उत्परिवर्तन हो सकते हैं, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन हो जो जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, तथा दूसरा गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो सूत्र की रचना या संख्या में उत्पन्न परिवर्तन के कारण होता है। तो ह्यूगो डी वेरिज का सिद्धांत अब देखा जाएगा कि ह्यूगो डी वेरिज का सिद्धांत क्या है। तो ह्यूगो डी वेरिज ने सांध्य प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज, देखिएगा ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूगो डी वेरिज ने कौन सा पौधा लिया था, तो और यूपी बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा कि ह्यूगो डी वेरिज ने सांध्य प्राइमरोज यानी इवनिंग प्राइमरोज आइनोथेरा लैमार्कियाना पर अध्ययन किया। आइनोथेरा लैमार्कियाना पर अध्ययन किया। उन्होंने इसकी दो स्पष्ट किस्में देखी। दोनों किस्मों को पौधों में तने की लंबाई व रंग, पुष्पों की आकृति व रंग तथा पत्तियों की आकृति में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। डी वेरिज ने इन दोनों जातियों पर कई वर्षों तक कई कार्य किया और पाया कि वह शुद्ध नस्लें थी। इसके बाद उन्होंने इन सबको मूल जाति आइनोथेरा लैमार्कियाना से विकसित नई जातियां बताया। सभी 8 जातियों को उन्होंने स्पष्ट नई जाति का बताया। ह्यूगो डी वेरिज ने के अनुसार 8 जातियों में विभिन्न लक्षण अचानक उत्पन्न हुए और ये लक्षण आनुवंशिक हो गए और उनकी आने वाली पीढ़ियों में प्रकट हुए। डी वेरिज ने इन नई जातियों को म्यूटेंट कहा तथा नए लक्षणों उत्पत्ति को उत्परिवर्तन कहा, म्यूटेशन बोला। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या होता है, तो शॉर्ट में देखा जाएगा, ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आता है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जो उत्परिवर्तन होता है
तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आना ही उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। जो डीएनए के अनुक्रम क्षारों के अनुक्रमों या क्षारों के व्यवस्था में जो चेंज करता है या चेंज लाता है, बदलाव लाता है, उससे ही म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। यदि डीएनए के एक क्षार को चेंज कर दिया तो उसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है, और सीक्वेंस में ही चेंज लाता रहेगा तो उसे म्यूटेंट यानी म्यूटेशन बोला जाएगा। ये तो हो गया कि जैव विकास में नियम क्या क्या थे। जो भी जैव विकास से रिलेटेड यूपी बोर्ड एग्जाम और नीट बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे पॉइंटे को बता दिए हैं। आप लोग सुनिएगा और रिवाइज करके और वीडियो को पॉज करके सुन करके लिखिएगा और नोट्स में बनाने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स में से लिखिएगा, क्योंकि जो भी इसका मुख्य पॉइंट है वो बता दिए हैं। तब जैव विकास के बारे में बुक से रीड किया जाए। शुरू करते हैं कि जैव विकास कि प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यक्ति बन जाते हैं। जीवाणुओं, मान लीजिए ए कि एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है क्योंकि भोज्य पदार्थों के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। माध्यम संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या, मान लीजिए बी, का केवल वह अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। एक समयावधि के दौरान यह परिवर्तन अन्यों से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट होती है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात एक मछली या कुक्कुट यानी मुर्गी के लिए लागू होता है जो लाखों वर्ष लेगी, क्योंकि उसकी जीवन अवधि वर्षों लंबी होती है। यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है। प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है। हमें अवश्य ध्यान या याद रखना है कि यह तथाकथित उपयुक्तता उन विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है। इसका आनुवंशिक आधार होता है कि अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण की अंतिम परिणाम उपयुक्तता होती है। अब इस पॉइंट को देखा जाएगा कि सार्वनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद की 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं। अधिक स्पष्टीकरण हेतु देखें चित्र 6.7 और 6.8 को देखा जाएगा। तो डार्विन ने सबसे पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी यानी लैमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग व एवं अनुपयोग के कारण हुआ। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया जिसमें ऊंचे पेड़ों के पुंगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया और वर्षों वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया। आज इस अटकलबाजियों पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब इस लाइन को देखा जाएगा कि क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में से वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि
हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम परिणाम के रूप में देखें। यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है, एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती हैं, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती हैं यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे। इस तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि में देखा जा सकता है कि यह तथ्य वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। केवल कुछ ही दूसरे की कीमत पर उत्तरजीविता रह पाते हैं कि जो कि स्वयं नहीं फल फूल उन्नत कर सकते हैं। डार्विन की नूतनता एवं वैचारिक प्रगल्भता अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती हैं, पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करती हैं, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ जाएं। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियां छोड़ जाएंगे और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होंगे और इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। इस चित्र को देखते हैं कि चित्र 6.7 ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और अपरा स्तनधारियों का अपसारी विकास दर्शाने वाला चित्र है कि ये जो चित्र देख लीजिएगा, जैसे चीटीखोर और ये नैम्बर चीटीखोर है, ये छछूंदर है और शिशुधानी स्तनी छछूंदरानी, ये अपरा स्तनी है और ये ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी है। ये चूहा है और ये शिशुधानी चूहा है। ये लेमर है, ये धब्बेदार कक्कस है, उड़न गिलहरी और उड़न फाइलेंजर है। इसके माध्यम से देख लीजिएगा दोनों में अंतर क्या क्या हो सकता है। ये आपका बोब कैट है और ये तस्मनाई टाइगर कैट है, भेड़िया है और ये तस्मनाई भेड़िया है। दोनों में अंतर देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाएगा 6.6 को कि विकास की क्रियाविधि क्या है। तो विकास की क्रियाविधि, तो विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमिक कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी वेरिज ने इनविंग प्राइमरोज पर काम करके म्यूटेशन उत्परिवर्तन के विचारक को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन का अर्थ है कि जीव संख्या में सासा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मत था कि बड़े परिवर्तन ही विकास के कारण हैं, न कि छोटी छोटी विविधताएं, जिन पर डार्विन ने बल दिया था कि उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं, जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि डेविरिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति के लिए विकास क्रमबद्ध होता है। जबकि डेविरिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने इसे साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। समष्टि आनुवंशिक में किए गए बाद के अध्ययनों से इसमें स्पष्टता आ गई। अब 6.7 को देखा जाएगा कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है। तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उनके लोकस विस्तार यानी सुस्थिर होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोष कुल जीव संख्या में जीन व उनमें उन युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं।
इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को भी पी क्यू आदि कहा जा सकता है। द्विगुणित में पी तथा क्यू अलील ए तथा अलील स्मॉल ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में डबल ए की आवृत्ति साधारणतः पी स्क्वायर होती है, ठीक इसी प्रकार से की आवृत्ति क्यू स्क्वायर होती है और ए की 2pq होती है तथा अतः पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 हुआ है। यह p प्लस क्यू का स्क्वायर की द्विपदी अभिव्यक्ति है। ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती हैं, यह भिन्नता दिशा विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। आनुवंशिक साम्यता से विभिन्नता जैसी एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। 5 घटक हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। यही जीन पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वरण। देखिएगा एक क्वेश्चन में आता है कि जीन पलायन की क्या होता है, जीन प्रवाह क्या होता है, आनुवंशिक विचलन या उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योगज क्या होता है, प्राकृतिक वर्ण क्या होता है। क्वेश्चन में पूरा पूछ चुका है। तो यह दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टि में नई जीनें और अलीले युग्म विकल्पी जोड़ दी जाती है और पुरानी समष्टि से घट जाती है। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवंशिक अपवाद जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी अलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है कि वह नूतन प्रजाति स्पीशीज हो जाती है। मौलिक अपवाही समष्टि संस्थापक बन जाती है और इस प्रभाव को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। अब इस स्लाइड को देखा जाएगा कि सभी सूक्ष्मों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप दृश्य प्ररूपों का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति हो जाएगी। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या युग्मोत्पादन के दौरान वह का पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। जो जीन आवृत्ति अलील का आगामी पीढ़ी में परिवर्तन जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का आवास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण अस्थायित्व प्रदान करता है, व्यष्टियों को लक्षण प्राप्त होता है। दिशात्मक परिवर्तन या विदारण डिसर्प्शन जो वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है। चित्र 6.8 अभी देखा जाएगा इसको। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं 6.8 विकास का संक्षिप्त विवरण क्या है। ये सब अभी जैव विकास का ही चल रहा है। तो इसमें देखा जाएगा कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। विशाल बृहद अणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन यानी O2 को मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी। जहाँ पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है, यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हमने पहले भी बताया था कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वे पादप थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसे लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था।
सन 1938 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त माना मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन पालिफेरा कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुई और जो जल एवं थल दोनों पर ही रहे। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेढक एवं सैलामेंडर सरट जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी यानी कच्छप, कछुआ तथा मगर यानी क्रोकोडाइल या घड़ियाल ही देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया। विशाल प्रांगण यानी फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद या पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप जैसे इक्थियोसायस के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें सबसे बड़ा अर्थात ट्राइनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है। उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौरे में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू मंजोरू थे। इसके जीवाश्म फोसिल छोटे आकार के हैं। स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं तथा उनमें अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटैमस, दरियाई घोड़ा, भालू तथा खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिका प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्य हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कंगारू आदि जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों की कम प्रतियोगिता थी। कहीं कम यह बताना भूले तो नहीं होंगे कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में नहीं रहते थे, जैसे कि हवेल, डॉल्फिन, सील तथा समुद्री गाय आदि। हाथी, घोड़े एवं कुत्ते के विकास की विशिष्ट कहानियां हैं। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा कौशल एवं आत्मबोध या स्वचेतना है। जीवन के स्वरूपों के विकास भूभौगोलिक मापदंड पर उनकी समय तथा भूभौगोलिक समयावधि एवं उनके संकेतों को स्थूल रेखा चित्र 6.9 व 6.10 में दर्शाया गया है। चित्र को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए, चित्र 6.8 अस्थायीकरण है। अस्थायी कारक बहुत दशात्मक और विदारक लक्षणों पर प्राकृतिक वर्ग संक्रिया का आरेखी प्रतिरूपण को देखा जाएगा। इसमें एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे करके, यानी इसमें इसका ग्राफ ज़्यादा होकर के फिर ये ढलान में कम हो गया है। फिर ये भी उसी के माध्यम से ये अ है और ये ब का प्रोसेस है। फिर यहाँ पे ग्राफ ऐसे गया, फिर ये ऐसे चलाया है। यानी फिनोटाइप वाले व्यष्टियों की संख्या ये, और ये प्राकृतिक वर्ग द्वारा पसंद फिनोटाइप है और ये मध्यम साइज के व्यष्टि पसंद किए जाते हैं। और ये फिर इस तरह शिखर बोला जाता है, एक दिशा को सरकता है। शिखर एक दिशा को सरकता है। फिर इस ग्राफ में दो शिखर है जो ऐसे ऐसे हुआ, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ये दो शिखर के रूप है।
फिर इस चित्र को देखते हैं, चित्र 6.9 भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का चित्र है ये। जैसे ये जो है आपका साइलोफाइटोन, राइना प्ररूपी पौधा, ट्रैकियोफाइट पूर्वज, क्लोरोफाइट पूर्वज। इसमें पोलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक 3 महाकल्प दिए गए हैं, जिसमें चतुर्थक तृतीयक ये आपका है ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप एक बीजपत्री है। ये सब ब्रायोफाइट्स यानी एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप यानी एक बीजपत्री। ये क्रेटस भी इसमें है, क्रेटस यानी स्फिनोप्सिस हार्स्टेल्स है, जिसे जिंक गोस भी होता है, निटेल्स भी होता है, द्विबीजपत्री होते हैं। एक जुरासिक होता है, एक ट्राइएसिक और परमियम, कार्बोनिफेरस और डवोनियम और साइलूरियन भी है, जिसमें साके लाइकोपोडम और ब्रिचसम लाइकोपोडेंस है, स्टोरोफिलम है, और ये परांग है, और ये शंकुवस है, और ये साइकेडम, ये बीजी प्रणाल और जिम्नोस्पर्म। इस फिगर को आप देख लीजिएगा। एक और चित्र बचा है, ये चित्र 6.10 भूवैज्ञानिक कालों में होकर कशेरुकियों का विकासीय इतिहास की चित्रण है। इसमें भी ये चतुर्थ स्लाइड है। इसमें यहाँ से लेकर के, और इसमें भी बताया गया है कि कुर्म आपका एक कुर्म और ये छिपकलियाँ, सर्प, टुआटारस और मगरमच्छ और पक्षी और ये स्तनधारी को देखा गया। इसमें ये डायनासोर विलुप्तों को देखा गया है कि तृतीयक में, और ये क्रेटासिस 100 का, जुरासिक 150 ईयर्स। और इसमें जुरासिक और ट्राइएसिक में देखा गया कि थ्रेप्सिड विलुप्त हो गए, और परमियम और कार्बोनिफेरम्स में देखा जाए कि ए सौरोप्सिड, साइनेप्सिड यानी थेकोडॉन्ट विलुप्त हो गया, और पेलिकोसोर विलुप्त हो गया, और इसे कार्बोनिफेरम्स यानी आरंभिक सरीसृप विलुप्ति हो गए। तो इस तरह करके आपका ये जो जैव विकास था, ये आपका पूरा डिटेल में ख़त्म होता है जैव विकास। तो हम लोग नोट्स के भी माध्यम से और बुक रीड करके भी देख लिए कि जैव विकास क्या होता है। तो जो जो जैव विकास के नियम को पालन करता है, या जो जो नियम दिए गए हैं, 3 वैज्ञानिकों ने जो जो नियम दिए तो डिटेल में बता दिए हैं। अब इसमें कुछ देखा जाएगा कि इसमें जैव विकास के संबंध में अन्य नियम भी हैं। जैसे 4 नियम है, जिसमें से सबसे फर्स्ट नियम को देखा जाएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है साइड से, एलेन का नियम। तो एलेन ने बताया कि अधिकाधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु के शरीर के खुले भाग जैसे पैर, कान, पूंछ धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, जिससे उनमें ताप की हानि कम हो जाती है। दूसरा नियम दिया था बर्जमान का नियम, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवों का शरीर अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। तीसरा नियम दिया था कोप का नियम, जैव विकास के लंबे इतिहास में जीवों में शरीर के अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति रही है। चौथा नियम डोलो का नियम है, कभी भी जैव विकास उल्टी दिशा में नहीं होती है। इस तरह आपका करके पूरा डिटेल में जैव विकास नोट्स के माध्यम से बुक रीड करके देख करके ख़त्म कर दिया गया। और अब आप लोग के कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन देने का कोशिश कीजिएगा। इसके फर्स्ट लेक्चर वाला भी होगा और इससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर का विकास कौन से महाकल्प में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जिम्नोस्पर्म का युग किस महाकल्प को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के युग समय को कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है, और उन महाकल्पों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइएगा कि डायनासोर की विलुप्ति किस कल्प में हुई थी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइएगा कि डार्विन ने दक्षिण अमेरिका से गैलापैगोस द्वीप समूह पर किस जहाज के द्वारा यात्रा की थी। और क्वेश्चन नंबर 6 को बताइएगा कि नियोपिलाइना किसके किसके बीच की कड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 को बताइएगा कि युगलीना किसके किसके बीच की कड़ी मानी जाती है।
और क्वेश्चन नंबर 8 को बताइएगा कि पेरिपेटस किसके किसके बीच की कड़ी मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 9 को बताइएगा कि मनुष्य में कौन से दांत अवशेषी हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को बताइएगा कि मनुष्य में किन्हीं 7 या 6 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है, नीट में और यूपी बोर्ड में। और एक क्वेश्चन का आंसर जब दीजिएगा तो आप लोग को भी अनुभव लगेगा कि आप लोग इस वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बुक रीड करते रहिए और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।